अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। देखो ना, सबसे मेन चीज क्या है कि अब हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखो, अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज समझा कर आया हूं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई है और मैंने क्या कहा कि फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज हमने क्या डिस्कस कर ली कि भाई देखो, हम बिजनेस जो है ना वो लीगल तरीके से करेंगे। उस बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है ना वो हमें चेक करनी है, क्योंकि हर बिजनेस आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है ये जरूरी नहीं है। जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, सही ना, योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अपनी जगह पर सही है मेरे दोस्त, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अपनी जगह पर सही और एक्यूरेट है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अपनी जगह पर सही और एक्यूरेट है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मुझे क्या अर्न करना है, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना। लेकिन क्या हर दफा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करके दे रहा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बिजनेस हर दफा आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा? मैंने कहा देखें, ये जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो आपको प्रॉफिट अर्न करके भी दे रहा हो और ये भी पॉसिबल है कि आपको उस बिजनेस में लॉस भी हो रहा हो। तो फिर मैंने कहा था कि भाई देखो, हम एक चीज इजाद करते हैं, एक सिस्टम, एक मेथड इजाद करते हैं जिसका काम ये होगा कि वो मुझे साल में एक दफा ये कैलकुलेट करके बता देगा कि आइदर इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और उस मेथड, उस सिस्टम को हमने नाम दिया था अकाउंटिंग का। और फिर मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि देखें, अकाउंटिंग के इजाद करने का मकसद ही ये है कि ये बेसिकली आपको कैलकुलेट करके बताता है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। उसको कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो आपको कैलकुलेट करके बताता है द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल क्या है, आपके बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल क्या है। तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा होगा और कुछ करने की उसमें जरूरत दरपेश नहीं थी। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सही ना। हमने अकाउंटिंग का वर्ड तो यूटिलाइज कर लिया, हमने अकाउंटिंग का वर्ड तो डिस्कस कर लिया कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन अब जो मेन चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज टू थिंग्स, कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, एक तरफ मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द कॉस्ट और दूसरी तरफ मैं क्या डिस्कस करूंगा? अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मुझे जो डिस्कस करना है दैट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस। भाई दुनिया में कितने तरीके के बिजनेसेस हैं? तो मैंने उसको कहा कि देखें, दुनिया में जो है ना वो 3 तरीके के बिजनेसेस हैं। एक आपका कहलाया जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा आपका कहलाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा आपका कहलाया जाएगा सर्विसिंग बिजनेस, सही ना। एक आपका कहलाया जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा आपका कहलाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा आपका कहलाया जाएगा सर्विसिंग बिजनेस। ये 3 तरीके के बिजनेस हैं। अब आपके जहन में जितनी भी चीजें आ रही हैं ना, अब आपके जहन में जितने टाइप के बिजनेसेस आ रहे हैं, आप सब सोच लें, 2 मिनट लगाएं और हर तरीके के बिजनेस को सोच लें, और आपको आखिर में यह बात पता चलेगी कि जितने भी बिजनेसेस आप सोच रहे हैं ना, असल में वो इन्हीं 3 टाइप्स में से हैं, सही ना। असल में वो इन्हीं 3 टाइप्स में से हैं। या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस होगा, या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, या वो सर्विसिंग बिजनेस होगा, सही ना। ट्रेडिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विसिंग होगा। मेरे भाई, चौथी कोई कैटेगरी इजाद ही नहीं हुई है दुनिया में। चौथी कोई कैटेगरी इजाद ही नहीं हुई है दुनिया में। अगर इजाद होती तो हम डिस्कस कर लेते, पर मैं कह रहा हूं कि भाई चौथी कोई कैटेगरी दुनिया के अंदर इजाद नहीं हुई है। तो जब चौथी कोई कैटेगरी दुनिया के अंदर इजाद नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि हमने 3 चीजों पे बात कर रही है, बहुत ही सिंपल, दैट इज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। अच्छा, अब ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? मैंने कहा देखिए, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं ना सरकार, तो ट्रेडिंग बिजनेस इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली क्या है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करता हूं कि मैं बनी बनाई चीजें परचेज करूंगा और उसे ले जाकर मार्केट में सेल आउट कर दूंगा, सही ना। मैं बाइंग एंड सेलिंग में, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ ये काम करूंगा कि मैं बनी बनाई चीजें परचेज करूंगा और परचेज करके ले जाकर उसे मार्केट में बेच दूंगा, दैट्स इट। कोई चीज बनाऊंगा नहीं, कोई चीज इजाद नहीं करूंगा, कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड नहीं करूंगा। जाऊंगा मार्केट से एक बनी बनाई चीज लेकर आऊंगा, अपने पास रखूंगा, और जब कस्टमर आएगा
तो कस्टमर को वो चीज़ क्या कर दूंगा मेरे भाई, हैंड ओवर कर दूंगा और उससे पैसे ले लूंगा अपना प्रॉफिट अप्लाई करते हुए। और वन ऑफ द की एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस इज योर सुपर मार्ट्स। ये जो मार्ट्स हैं जहां से आप नॉर्मली मंथली ग्रोसरी वगैरह करते हैं, ये कुछ चीजें वगैरह परचेज करते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं मेरे भाई, ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, सही ना। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी बाय ट्रेडिंग। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी जगह ले ली है। अब ये डिफरेंट कंपनीज जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, उनसे वो बने बनाए प्रोडक्ट परचेज करके लाके अपने पास रख देते हैं, सही ना। ये उन डिफरेंट कंपनीज से बने बनाए प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आते हैं, लाकर अपने पास रख देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि भाई आप हमारे पास आकर वो प्रोडक्ट परचेज कर लो। इसका मतलब है कि ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। सरकार बनी बनाई चीज़ परचेज करो, मार्केट में ले जाकर बेच दो, बनी बनाई चीज़ परचेज करो, मार्केट में ले जाकर बेच दो, और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं है, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। बस यही काम आपने करना है, बनी बनाई चीज को परचेस करेंगे, ले जाकर मार्केट में सेल आउट कर देंगे, जिंदगी प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर देंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग, और कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस। उसकी वजह है सरकार, लोगों के जहन में जो है ना सबसे पहला बिजनेस जो आता है ना वो ट्रेडिंग है। उसकी वजह यह है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ट्रेडिंग बिजनेस इज कंपैरेटिवली इजी टू बी डन एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। ट्रेडिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग से कंपैरेटिवली आसान है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसिंग बिजनेस से कंपैरेटिवली आसान है। सरकार कुछ करना ही नहीं है, सरकार कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सरकार कोई मेहनत करनी ही नहीं है, सरकार कुछ सोचना ही नहीं है। बस जाएंगे, बनी बनाई चीज खरीदेंगे और लाकर कस्टमर को बेच देंगे और अपना प्रॉफिट रख लेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ना आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। और से सुनना मेरी बात, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ना सरकार आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। उसमें से पहली चीज तो मैं हमेशा कहता हूं दैट इज बोरी भर के नोटे। सिंपल सी कहानी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मैं उसको सिंपल ये बताऊंगा कि सरकार आपको सबसे पहले बोरी भर के नोटे चाहिए। आपको सबसे पहले बोरी भर के नोटे चाहिए। आपको सबसे पहले बोरी भर के नोटे चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए पहले क्या है, बाइंग। आपको पहले चीज खरीदनी है, खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे, कैपिटल। इसका मतलब है कि वन ऑफ द की फैक्टर या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बेसिकली आपको ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर चाहिए वो अगेन पैसा है, बोरी भर के पैसा, सही ना। सबसे पहली चीज जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए या मुझे रिक्वायर्ड है वो है बोरी भर के पैसा। बात गौर से सुनना मेरी बात, सबसे पहले मुझे चाहिए बोरी भर के पैसा, एक बात। दूसरी चीज, जस्ट द मार्केट नॉलेज कि अभी करंटली किस प्रोडक्ट की मार्केट कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको खरीदकर मैं आसानी से बेच सकता हूं। अब देखो ये फ्लक्चुएशन है, डुडुम डुडुम डुडुम, ये फ्लक्चुएशन है। 6-8 महीने किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, फिर उसके बाद उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी और चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, फिर 6-8 महीने के बाद किसी और चीज की डिमांड बढ़ेगी। अब आपको यह समझना होगा कि यह साइकिल इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी। ये साइकिल इसी तरीके से आगे क्या रहेगी मेरे भाई, ये साइकिल इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी, उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन आपको सिर्फ इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी आजकल डिमांड धाबड़धूस है। कोई ऐसी चीज जो कि खरीदते ही हाथों हाथ बिक जाए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर मेन प्रोडक्ट, सही ना। बस ये चाहिए मुझे, दो बातें, अ सिंपल मार्केट नॉलेज, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा इन है, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहा है और उसको आसानी से बेचा जा सकता है, और दूसरा पैसे। अगर ये दो चीजें हैं तो मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े सेटअप की, कोई बहुत मेजर सेटअप की जरूरत ही नहीं होती। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े मेजर सेटअप की जरूरत नहीं होती। ये सिंपल चलता हुआ मासूम सा मिस्कीनों वाला बिजनेस है। और से सुनना मेरी बात, ये सिंपल चलता हुआ मासूम सा मिस्कीनों वाला बिजनेस है।
तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा कोई मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आज की तारीख में अगर मैं कोई चीज़ खरीद के बेचने जा रहा हूं तो सरकार आज की तारीख में किस चीज़ की डिमांड है। आज की तारीख में जिस चीज़ की डिमांड होगी, नोटों से बोरी भरूंगा, जाऊंगा खरीदूंगा लाकर बेचूंगा, जाऊंगा खरीदूंगा लाकर बेचूंगा, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। फिर हम आए दूसरे नंबर पर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम बेसिकली क्या होता है। मैंने कहा देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम होता है कि दे कन्वर्टिंग raw materials into finished goods। सही भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या है सरकार। मैंने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा जी इसका कोई और काम नहीं है। ये सिंपल क्या करेगा मेरे भाई, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड के अंदर। ठीक हो गया मेरे भाई। तो दो मेन चीजें हैं। मैंने कहा जी इसका काम क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। अब एक बात समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब आपको थोड़ा बहुत पता है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ये जो चीजों को बनाती हैं, ये बेसिकली कौन सा बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन आपके लिए ये कर दिया है कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। सरकार रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल शक्ल होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल हालत या जो ओरिजिनल शक्ल होती है, उसे हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल का। किसी भी प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल हालत, जो ओरिजिनल शक्ल होती है, उसे हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल का। फिर दुनिया में ना, आज की तारीख में, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिनकी ओरिजिनल फॉर्म आज मेरे किसी काम की नहीं। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसकी ओरिजिनल फॉर्म आज मेरे किसी काम की नहीं है। उसकी ओरिजिनल फॉर्म को आज के दिन में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को मैं आज के दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उसकी ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन क्या करें, ऐसे प्रोडक्ट की ओरिजिनल फॉर्म का क्या करें, फेंक दें? नहीं। फिर हमने दिमाग लगाया, फिर हमने सोचा, फिर हमने थिंक किया, और फिर हमने सोचकर यह फैसला किया कि ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जिसकी ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है, जिसे मैं रॉ मटेरियल का नाम देता हूं, उसे डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लेबर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा जिसे मैं आज की तारीख में इस्तेमाल कर सकता हूंगा। मैं उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा जिसे मैं आज की तारीख में इस्तेमाल कर सकता हूंगा। एंड मेरे भाई, दैट प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज योर फिनिश गुड। दैट प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज योर फिनिश गुड। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने इस बात का ठेका उठाया या इस बात का चैलेंज लिया कि भाई दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसकी ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रॉ मटेरियल। लेकिन क्या करें मेरे भाई, इंसान है, क्या ऐसे प्रोडक्ट को उठाकर फेंक दें? और अगर ऐसे प्रोडक्ट को उठाकर फेंक दें तो ऐसे कितने प्रोडक्ट होंगे जिनको उठाकर फेंकना होगा? तो हमने अपनी इंसानी अकल का इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि भाई मैं लेबर का इस्तेमाल करूंगा, मैं मशीन्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, और मैं इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द फिनिश गुड। मैं उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दूंगा फिनिश गुड, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मैं ओरिजिनल फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता था को कन्वर्ट कर दूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसे मैं क्या कर सकता हूं, जिसे मैं टोटली इस्तेमाल कर सकता हूं। और आपके आसपास हैं ऐसे प्रोडक्ट, शायद आपके सामने रखा हुआ है एक ऐसा प्रोडक्ट, शायद आपकी गोद में रखा हुआ है ऐसा प्रोडक्ट। सबसे पहले आते हैं पेपर के ऊपर। पेपर जिसके ऊपर आप लिख रहे होंगे,
अगर आपका पढ़ने वढ़ने का मूड है तो सही ना, जिसके ऊपर आप लिख रहे होंगे अगर आपका पढ़ने वढ़ने का मूड है तो आप उसके ऊपर लिख रहे होंगे, सही ना। तो दैट इज योर रॉ मटेरियल। अच्छा, अब आपने कहा सर पेपर इज रॉ मटेरियल। नो, पेपर इज नॉट रॉ मटेरियल, बट यू नो कि पेपर किससे बनता है। हमें पता है कि पेपर बनता है वुड से। वुड की जो अपर लेयर होती है, जो सॉफ्ट लेयर होती है, उससे पेपर बनता है। अब जरा बात मेरी गौर से सुनो, क्या वुड की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो लकड़ी की जो ओरिजिनल फॉर्म है, मुझे बताओ आज की तारीख में, टुडे मॉडर्न वर्ल्ड में, मैं क्या उस पर्टिकुलर वुड को उसकी ओरिजिनल हालत में इस्तेमाल कर सकता हूं? अब आप सोचें, एक मिनट के लिए आंखें बंद करें, दिमाग पर जोर डालें और आप दिमाग पर जोर डालकर यह फैसला करें वुड से क्या क्या बनता है। गौर से सुनना मेरी बात, वुड से क्या क्या बनता है और जो उन चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्या मैं वुड की ओरिजिनल चीज को, वुड की ओरिजिनल हालत को, वुड की ओरिजिनल शक्ल को उन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? सरकार, वुड से पेपर बन रहा है, मैं पेपर पर लिखता हूं, मैं पेपर पर लिखता हूं, मैं पेपर पर लिखता हूं, क्या मैं लकड़ी पर लिख सकता हूं? तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि सर लकड़ी पर लिखना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर सरकार पेपर पे तो लिख रहे हैं ना। तो आपने कहा सर भले पेपर पर लिख रहे हैं लेकिन वुड पर लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वुड एज अ रॉ मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब उसी वुड से मैं पेपर बनाता हूं, पेपर विल बी माय फिनिश्ड गुड, तो वो मेरे काम का है। अब इस लकड़ी से बनता है फर्नीचर, सरकार बेड, टेबल, चेयर, क्या मैं लकड़ी के ऊपर बैठकर लकड़ी के ऊपर खाना रखकर खा सकता हूं? आपके अंदर से आवाज आएगी सर पॉसिबल नहीं। क्या मैं लकड़ी के ऊपर बेहतरीन किस्म की चादर बिछाकर सो सकता हूं? तो आपके अंदर से आवाज आएगी सर ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पर्टिकुलरली सिंपल ये हो गया कि आप अगर वुड की ओरिजिनल हालत को देखें तो आपको यह पता चलेगा कि वुड की ओरिजिनल फॉर्म को यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वुड की ओरिजिनल फॉर्म किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। वुड की ओरिजिनल फॉर्म किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं उसी वुड को कन्वर्ट करता हूं मल्टीपल फिनिश गुड से, सरकार उसी वुड से बनाता हूं पेपर, लिखने के काम आता है, उसी वुड से बनाता हूं कुर्सियां, बैठने के काम आती हैं, उसी वुड से बनाता हूं बेड, सोने के काम आता है, उसी वुड से बनाता हूं टेबल, कुछ लिखकर कुछ रख के लिखने के काम आता है, या बेसिकली उस पर खाना रख के खाने के काम आता है, लेकिन टेबल पर कुछ ना कुछ चीजें रखने के काम आता है। सिंपल सी कहानी है। तो ये जो रॉ मटेरियल से कन्वर्जन है फिनिश गुड की, इसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का। रबर की ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात, बड़ी तबाहकुन किस्म की बात बताने जा रहा हूं। रबर की ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन जब मैं उसी रबर से टायर बना लेता हूं तो वो मेरे काम के हैं। ओरिजिनल फॉर्म किसी काम की नहीं है, लेकिन जब मैं उसे टायर बना लेता हूं तो वो मेरे काम का है, सही ना। जब मैं उसे टायर बना लेता हूं तो वो मेरे काम के हैं। अब आप सोचें, रबर की ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में कितने टायर बन रहे हैं? उसी रबर से टायर बन रहे हैं। तो रबर एज अ रॉ मटेरियल मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब उससे टायर बन जाते हैं, फिनिश गुड बन जाता है, तो फिर वो कितने काम के हैं। उसके बगैर आपकी दुनिया रुक जाएगी आज की तारीख में। अगर टायर नहीं बनेंगे तो गाड़ियां कैसे चलेंगी मेरे भाई? प्लेन्स कैसे चलेंगे, बसेस कैसे चलेंगी, ट्रक्स कैसे चली जाएंगी? आप समझ लें, इस रबर से जो टायर बन रहे हैं, अगर ये ना बने तो पूरी दुनिया एक मिनट के लिए रुक जाएगी। एक मिनट के लिए कई सदियों तक रुक जाएगी। ये बड़े काम के। फिर इसी तरीके से शुगर केन, गन्ना। अब गन्ना इज योर रॉ मटेरियल, सही ना। ये जो भाई गन्ना है, भाई गन्ना इज योर रॉ मटेरियल। अब आपको पता है ना गन्ने से क्या बनती है? आपने कहा कि सरकार मुझे ये बात पता है कि गन्ने से बनती है चीनी। तो गन्ना इज योर रॉ मटेरियल और चीनी इज योर फिनिश गुड। अब आप देखें, चीनी हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचें कि जहां जहां पर मैं चीनी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं वहां पर पर्टिकुलरली उस गन्ने का इस्तेमाल कर सकता हूं? अब आप सोचें, आपके घर पे आए मेहमान। अच्छा, अब आप जब मेहमान आते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं? भाई मेहमान आए, मेहमान टहलते हुए आए, बैठे, अब आपने उनको सर्व करनी है चाय, बेहतरीन, जालिमाना, तबाहकुन, धाबड़धूस चाय। क्या क्या देनी है मुझे उनको? मैंने कहा कि सर मुझे उनको चाय देनी है, चाय, चाय, टी, आई हैव टू गिव देम टी। मैंने कहा ठीक है, चाय दे देते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही कौन है। तो मैंने कहा चाय दे देते हैं।
अब चाय बनी, सुनना गौर से, कहानी बड़ी अच्छी लगेगी आपको, मजा आएगा। चाय बनी, चाय कप में डली, कप बहुत ही इंग्लिश, आपने बाहर से के खरीदे हुए थे, सही ना, टर्की से आप जो है ना वो चाय का सेट लेकर आए थे आप पूरा एक। अब वो चाय बनी, आपने चाय कप में डाली, कप लेकर, अब कप की ट्रे के अंदर आपने रखी शुगर पॉट, उसके अंदर थी चीनी, उस शुगर पॉट के अंदर थी चम्मच, और हर कप के साथ वो जो सॉसर था, आपने कहा सर सॉसर, आसान लफ्जों में, वो जो कप के नीचे छोटी सी नन्ही सी प्लेट रखते हैं उसको सॉसर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सॉसर था मेरे भाई, उस पे भी आपने चम्मच रखी। अब आप देख रहे हैं कितना कितना बेहतरीन काम चल रहा है। अब आप मेहमान के पास जाएंगे और आप मेहमान से पूछेंगे हाउ मेनी टेबल स्पून ऑफ शुगर यू विल टेक, सही ना, तो आप बिल्कुल मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी में उससे ये बात पूछेंगे, वो आपको बताएगा 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच, जितने चम्मच उसने चीनी के लेने होंगे आप उसको वो आपको बताएगा। आप वो चम्मच चीनी के कप में डालेंगे, हल्का हल्का सा कप हिलाएंगे, और कप हिलाने के बाद यानी कि वो चम्मच हिलाएंगे, और चम्मच हिलाने के बाद उसको वो चाय दे देंगे। सिर्फ 30 सेकंड के लिए यह बात सोचें कि दुनिया में चीनी नहीं है और आप चीनी की जगह लेकर जा रहे हैं गन्ने। आपने ट्रे में चाय के कप रखे हुए, साथ में 2-2 टुकड़े गन्नों के, आप गए, आपने बेसिकली चाय का कप पकड़ाया और साथ ही मेहमान को गन्ना दिया। आपने कहा सरकार गन्ना अब आप चाय के कप में डालें और उसको हिलाएं, चाय के कप में डाल के गन्ने को ऐसे ऐसे हिलाएं, और गन्ना जैसे जैसे हिलेगा चाय मीठी होती चली जाएगी। तो अब आप सोचेंगे कितना अजीब लगेगा, मेहमान चाय के कप में गन्ना घुमा रहा है और सारे कोई 8-10 मेहमान बैठे हैं, सब चाय के कप में जो है ना वो गन्ने घुमा रहे हैं। अब जब सब चाय के कप में गन्ने घुमा रहे होंगे तो कैसे हालात कशीदा होंगे। अब आप सोचें गन्ने और आप सोचें चीनी, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस वजह से मैंने क्या कहा कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, अब हम उसकी ओरिजिनल शक्ल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है, जो उसका असल रॉ मटेरियल है, उसकी हम शक्लों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने इस बात का अहद कर लिया, हमने इस बात का फैसला कर लिया, हमने ये बात तहिया कर ली कि भाई ठीक है, अगर मैं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, अगर मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द फिनिश गुड। वुड से बना पेपर, वुड से बना फर्नीचर, रबर से बने टायर, शुगर केन से बनेगा आपका बेसिकली क्या, शुगर। लेदर प्रोडक्ट्स, ओए होए कैसे भूल गया मैं ये चीज, लेदर, हाँ, लेदर के वॉलेट, लेदर की जैकेट, लेदर के बैग्स, लेदर के पर्सेस, लेदर के जूते। सरकार ये लेदर कहां से आ रही है? आपने कहा सर ये बेसिकली हमारे जो भाई कुछ जानवर होते हैं, ये उनकी खाल से बनती है। अब जो मैं जैकेट पहन के आता हूं, फॉर एग्जाम्पल बहुत शदीद सर्दी में अगर मैं कोई जैकेट पहनता हूं तो मेरे भाई बहुत शदीद सर्दी में अगर मैं कोई जैकेट पहनता हूं तो मेरे भाई, वो जैकेट बनी है लेदर से, यानी कि किसी जानवर की खाल से। अब आपने जैकेट पहनी हुई है, आप फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल ना आपने भरम वरम दिए हुए, टशन वशन दिए हुए लोगों को माशरे में, और आप वो फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। व्हाट इफ कि अगर मैं उस जैकेट की जगह आपको डायरेक्टली ये बोलूं कि पुत्र, मेरा बच्चा, तू जानवर की खाल ही पहन ले ना। क्या आपसे जानवर की खाल पहनी जाएगी? नहीं पहनी जाएगी। लेकिन उसी जानवर की खाल से जो जूते बन रहे हैं वो आप पहन रहे हैं, जो जैकेट बन रही है वो आप पहन रहे हैं, जो वॉलेट बन रहे हैं वो आप खरीद रहे हैं, जो पर्सेस बन रहे हैं, जो बैग्स बन रहे हैं वो आप खरीद रहे हैं। तो आप सोचें कि एक चीज से जो इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, जो फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, वो आप खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे, क्योंकि मैंने अगेन कहा कि उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात, उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, आपको इस बात को समझना होगा और मानना होगा कि सरकार रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो ओरिजिनल फॉर्म है अब मेरे किसी काम की नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने यह फैसला किया है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को उठाकर फिनिश गुड में कन्वर्ट करूंगा, और फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन लूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, दैट इज कॉटन। कॉटन बोले तो भाई कपास, कपास की ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है। बात सुनना गौर से मेरी बात, कपास की ओरिजिनल फॉर्म मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन जब इसी कपास को मैं कन्वर्ट कर देता हूं कॉटन क्लोथ्स के अंदर या डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली अब वो एज अ फिनिश गुड मेरे काम का है।
तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस का काम ये है दैट दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, दे कन्वर्ट दोज प्रोडक्ट्स whose original form is not usable in a normal situation will be transferred into a finished good that we can use easily. ठीक है ना मेरे भाई? तो उसको हम बेसिकली क्या कर सकते होंगे, उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते होंगे. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. और मैंने आपको बताया दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड. ठीक हो गया मेरा भाई. और आखिर में आ गया सर्विसिंग बिजनेस. सर्विसिंग बिजनेस के अंदर बेसिकली ये लोग आ जाते हैं जो आपको कोई चीज नहीं बेच रहे होते बल्कि अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशंस की बेसिस के ऊपर आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सर्विसिंग बिजनेस के अंदर बेसिकली हम कोई चीज नहीं बेच रहे होते बल्कि बेसिकली हम करते ये हैं कि हम सर्विसिंग बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, एक तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है. लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, accountants, these are the person जो आपको कोई चीज बेच नहीं रहे हैं बल्कि ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके मसले का हल बताते हैं. देखो ना, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा सर में दर्द है या मुझे बुखार है या मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे में कैल्शियम की कमी है, मेरे में विटामिन की कमी है, मुझे हेपेटाइटिस है, मुझे कैंसर है, जो भी मसला है, सरकार ये कौन बताएगा आपको? डॉक्टर. क्योंकि इसके पास उस चीज़ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर आपको कोई चीज़ बेचता है? मैंने कहा नहीं जी, डॉक्टर मुझे कोई चीज़ नहीं बेचता. बल्कि जब मैं टहलता हुआ सुकून से डॉक्टर के पास जाता हूँ, आराम से जाकर बैठता हूँ, तो डॉक्टर मुझे कहता है बेटा मुंह खोलो, और मुंह खोलने के बाद वो टॉर्च लेकर मेरे मुंह के अंदर चला जाता है और फिर मेरे मुंह के अंदर जाकर मुझे बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मसला क्या है और उसका हल क्या है. बुखार है तो ये कर लो, खांसी है तो ये कर लो, कहीं दर्द है तो ये कर लो, विटामिन की कमी है तो ये कर लो, कैल्शियम की कमी है तो ये कर लो, कैंसर है तो ये कर लो. इसका मतलब है कि सर्विसिंग बिजनेस के अंदर मुझे कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि ऑटोमेटिकली मुझे कोई चीज़ बेचनी नहीं होती. ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं. सर्विसिंग के अंदर कोई चीज़ बेची नहीं जा रही होती बल्कि सर्विसिंग के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मैंने क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर आपको बताता है कि सरकार आपके मसले का हल क्या है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं. और मैंने अभी आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में जो बताया था वही बात मैं अभी आपको दोबारा से कहूंगा कि टेक 5 मिनट्स, आंखें बंद करें, 5 मिनट लगाएं एंड थिंक अबाउट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, थिंक अबाउट एनी बिजनेस. आपके घर के आसपास आपका अपना कोई बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, और आपको अब ये बात पता चल जाएगी कि जो बिजनेस आप सोच रहे होंगे वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से एक होगा. जो भी बिजनेस आप सोच रहे होंगे मेरा बेटा, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से एक होगा. आइदर या तो वो ट्रेडिंग होगा, आइदर या तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, या फिर आइदर वो सर्विसिंग होगा. और उसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होती है, कोई चौथी कैटेगरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है. हो गया मेरा बेटा.